गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे, क्लास 11th का आज जो है कि सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीद्वारा से आप लोगों को हिंदी में आरो पाठ्यपुस्तक से गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, नमक का दरोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। ठीक है, कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जिस तरह से काव्य के क्षेत्र में अपना जो है कि मुकाम बनाया है, अपनी जो पहचान बनाई है, उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने भी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में ऐसे ही एक मुकाम हासिल किया है। इसलिए उनको उपन्यास का सम्राट भी कहते हैं। ठीक है, इनका मूल नाम कहें तो क्या बोलते हैं, वो धनपत राय था। ठीक है, और 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के निकट लमही गांव में इनका जो है कि साधारण कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था और आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई इनकी। बचपन में ही पिता का देहांत हो जाने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। 10वीं पास करके वे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए और नौकरी करते हुए उन्होंने BA पास किया। उसके बाद शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हो गए। आगे कह रहे हैं कि सन 1920 में गांधी जी के प्रभाव में आकर असहयोग आंदोलन में वो कूद पड़ते हैं। आगे कह रहे हैं उन्होंने साहित्य लेखन के माध्यम से देश सेवा का संकल्प किया। पहले वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, जब वो हिंदी में आए तो वो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और जो है कि क्या बोलते हैं, हंस नामक पत्रिका का उन्होंने स्वतंत्रता से अपना संपादन किया। 8 अक्टूबर 1936 को उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे अगर उनकी रचनाओं पे जाएं तो प्रेमचंद ने 350 कहानियाँ, 11 उपन्यास लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास की बात कहें तो वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि तमाम है। और कह रहे हैं कहानी संग्रह उनका मानसरोवर 8 खंडों में है और सोजे वतन, गुप्तधन, इन सब में उनका कहानी संग्रह है। नाटक में करबला, संग्राम, प्रेम की देवी इत्यादि है। ठीक है, साहित्यिक विशेषताओं की बात अगर करें तो प्रेमचंद ने अपने साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार को बनाया। उनकी रचनाओं में जीवन के आदर्श और यथार्थ दोनों प्रस्तुत हैं। ठीक है, उन्होंने किसानों, गरीबों और शोषित तत्व की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक जो है कि बुराइयों पर भी लिखा है। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। अब हम लोग इनकी रचना जो आपके पाठ्यक्रम में है 11th में, उस पे अगर आएंगे तो नमक का दरोगा, ठीक है, इनकी है रचना, आपके पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है। तो नमक का दरोगा एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बेटा घर से निकलता है नौकरी की तलाश में, वो पढ़ लिख के, तो पिता एक कह सकते हैं कि निम्न मध्यम वर्गीय कह सकते हैं उस टाइम का, जिस प्रकार से बच्चे पढ़ के घर से निकलते थे और पिता किस तरह से बच्चों को समझाते थे कि तुम यहाँ से जा रहे हो, घर की जिम्मेदारी तुम्हारे पर है, मैं किनारे का वृक्ष हो गया हूँ नदी के, लड़कियाँ घास फूस की तरफ बढ़ रही हैं, घर की जिम्मेदारी है, अच्छी नौकरी पे ध्यान देना, वेतन से ज़्यादा तुम ऊपरी कमाई पे ध्यान देना। ठीक है, ये सब चीज़ें उनको समझा के भेजते हैं। लेकिन जब नौकरी करते हैं तो ईमानदारी हमारे अंदर कूट कूट के भरी रहती है, जिसके कारण हम जो है कि जाते तो हैं नौकरी करने, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे बेईमानी की बात होती है वहाँ आप जो है कि विमुख हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और चमचों और गद्दारों की वजह से, घूसखोरों की वजह से उनकी नौकरी चली जाती है। लेकिन जिसके जो है कि क्या बोलते हैं की वजह से इनकी नौकरी जाती है, जिस शख्स की वजह से, वो इनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं और इनके घर पे आके जो है कि इनको मैनेजर की नौकरी देते हैं, विथ रिक्वेस्ट इनको ले जाते हैं। ठीक है, विथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाता है, इस कहानी के द्वारा बताया गया है कि आज का युवा समाज जो घूसखोरी और बेईमानी और ये सब
चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जबकि समय बदल चुका है, लोग ध्यान देते हैं, तो उन लोगों को इस कहानी के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि अगर आप ईमानदार हैं, आप सत्य पर हैं, तो सत्य टाइम लग सकता है आने में सामने, लेकिन सत्य कभी भी गलत नहीं हो सकता, उसका नतीजा कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। जब नमक का नया विभाग बना, ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। नमक जो है ईश्वर प्रदत्त था, नेचुरल चीज़ है ना, तो पहले तो लोग अपना अपने हिसाब से ले जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये मना हो गया कि नहीं, ईश्वर प्रदत्त चीज़ों का कोई व्यापार नहीं कर सकता, वो सरकारी धन है, वो सरकार अपने हिसाब से सबको जितना जो ज़रूरी है कुछ टैक्स और कुछ पैसे से आपको जो है कि मुहैया कराएगी। तो लोग चोरी छिपे इसको लेने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ और तरह तरह के छल हुए। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारिता के पौ 12 थे। ठीक है, अधिकारियों के पौ 12 थे। अब कोई चालाकी से काम निकालता था, कोई अपना घूस से। पौ 12 यहाँ पे आपका जो है कि क्या बोलते हैं, वो है मुहावरा है। ठीक है, अधिकारियों के जो है कि पौ 12 हो गए थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे और कह रहे हैं कि पटवारीगिरी और सर्वसम्मानित सारे पद छोड़ के लोग, कितना भी पटवारीगिरी में बड़ा पैसा होता है और कितना भी सम्मानित पद हो, सबको छोड़ के लोग नमक के विभाग में जो है कि आना चाहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, और कह रहे हैं इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाने लगता था कि मतलब इसका दरोगा बन जाए, और वकालत तक को लोग छोड़ने को तैयार थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, और कह रहे हैं कि ये दौर वो था कि जिस टाइम जो इंग्लिश पढ़ता था उसको ईसाई मिशनरियों के अंतर्गत मानते थे। लोगों का मत था जो इंग्लिश शिक्षा जो है कि ग्रहण कर रहा है और ईसाई एक ही बात है। फारसी का प्राबल्य था उस समय जो है कि फारसी जो है कि क्या बोलते हैं, जैसे इस समय इंग्लिश का प्राबल्य है, इस तरह से उस समय फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। जैसे इस टाइम है, अभी आप इंग्लिश बोलिए और जाइए नौकरी पा लीजिए, उसी तरह से वहाँ उस समय प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस और फारसी के काव्य आप पढ़ के आपको आता है, तो आप सर्वोच्च शिखर पे जो है कि सर्वोच्च पद पे आप नियुक्त हो जाते। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। और कह रहे मुंशी बंसीधर इसी तरह से जुलेखा की विरह कथा समाप्त की और मजनू, फरहाद के प्रेम वृत्तांत और नल नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए वो भी इसी तरह से प्रेम की बहुत सारे कथा कहानियाँ काव्य पढ़कर निकले मुंशीधर भी। आगे कह रहे हैं कि रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे और कह रहे हैं जीवन का अनुभव उनके पिता को बहुत था, और समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, और कह रहे हैं कि मैं कर्ज के तले दबा हुआ हूँ और लड़कियां घास की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, मीन्स नदी के किनारे का मैं वृक्ष हो रहा हूँ। और कह रहे हैं कि न मालूम कब गिर पड़ूं, और जो नदी के किनारे का वृक्ष होता है वो कब गिर पड़े, कब फफस के उसकी मिट्टी गिरा दे, कोई भरोसा नहीं है। आगे कह रहे हैं कि अब तुम घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। और कहते हैं मेरे बाद तुम ही मालिक हो नौकरी में, इसलिए तुम बिल्कुल भी ओहदे का ध्यान मत देना। आगे कहते हैं कि यह तो पीर की मजार है, और कह रहे हैं कि ये मजार है पीर की, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो। ठीक है, कहते हैं कि निगाह तुम्हारी कोई भी नौकरी हो, लेकिन तुम ये देखना कि वहाँ पे जो है कि क्या बोलते हैं,
क्या तुमको ऊपरी कमाई मिलती, क्या वेतन मिलता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पीर की मज़ार होती है वो किस जगह पे है, वहाँ पे कितना चढ़ावा चढ़ाने वाले लोग होते हैं, पीर की मज़ार उस तरह से वो बड़ी मानी जाती है ना। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि कितना जो है कि आपको ऊपरी कमाई आपको प्राप्त हो रही है, चढ़ावे पे कितना आपको मिल सकता है ऊपरी कमाई। और कह रहे हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर ऊपरी आय हो। बता देते हैं, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। और कहते हैं जो आपको परमानेंट मंथली आय मिलती है, मतलब एक दिन जो सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो तो पूर्णमासी के चांद की तरह से होती है। एक ही दिन मिलती है और धीरे धीरे उसमें से ख़त्म करते करते वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि जैसे चांद पूर्णमासी का एक दिन पूरा दिखाई देता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, ख़त्म होते होते विलुप्त हो जाता है। और कहते हैं आगे कि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। और कह रहे हैं कि जो ऊपरी कमाई होती है वो नदी के बहते पानी की तरह से होती है, उसमें से जब चाहो जितना निकाल लो, हमेशा उससे प्यास आपकी बुझेगी, मीन्स खर्चे की प्यास। ठीक है, वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। कह रहे हैं कि वेतन जो है कि मनुष्य देता है, इसलिए उसमें बरकत बिल्कुल नहीं है। ऊपरी आय अपनी किस्मत पे आधारित है, वो भगवान देते हैं, इसलिए जो है ईश्वर देता है, इसलिए उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। और कह रहे हैं तुम खुद ही चालाक हो, तुमको मैं क्या समझाऊं, इस विषय में कह रहे हैं विवेक की बहुत आवश्यकता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा समझदारी की आपको आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। और कह रहे हैं कि ऊपरी कमाई के लिए तुम मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, और उस समय तुम अवसर देखो, उसके बाद उचित समझो जो करो। अगर कह रहे हैं गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। और कह रहे हैं अगर मनुष्य की आवश्यकता बहुत ज़्यादा गरजू है, गरजमंद है, तो उसके साथ आप कठोरता करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। लेकिन कह रहे हैं बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। लेकिन कह रहे हैं कि जिसको गरज नहीं है उसको दाव पे पाना बहुत मुश्किल है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई। और कह रहे हैं कि यही मेरी जन्म भर की कमाई है जो आज तक मैंने कमाया है। इन बातों को तुम गांठ बांध लो, ठीक है, निगाहों में बांध लो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी तब घर से चल खड़े हुए। और कह रहे हैं वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने पिता का आशीर्वाद लिया, पिता की बातें सुनी और उसके बाद वो घर से तब चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। कह रहे हैं कि इस विस्तृत संसार में, इस बड़े संसार में ध्यान से सुनते हैं अपने पिता की बातें और घर से निकलते हैं। और कह रहे हैं इस बड़े संसार में धैर्य ही उनका मित्र है, बुद्धि ही उनको पथ प्रदर्शक करेगी कि आप कैसे चलिए कैसे नहीं, क्योंकि वो नौकरी में नए हैं। और आत्मावलंबन ही अपना सहायक है, आत्मा का जो अवलंबन है, आत्मा जो समझाती है वही उनका सहायता करेगा। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। और कह रहे हैं अच्छे टाइम पे निकले थे, जैसे ही वो निकले और जाते ही वो नमक विभाग के दारोगा पद पे वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। और कह रहे हैं वेतन बहुत अच्छा था और ऊपरी कमाई का कोई ठिकाना नहीं था, आप जितना चाहे उतना बहती नदी से निकाल सकते थे। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। और कह रहे हैं वृद्ध मुंशी जी को जब पता चला कि मेरे पुत्र को नौकरी मिल गई है तो वो इतने खुश होते हैं कि फूले न समाते हैं। यहाँ पे फूले न समाना भी आपका मुहावरा है। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलहाई और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। कह रहे हैं कि महाजन कुछ नरम पड़ गए और महाजन कुछ नरम पड़े और कलवार की आशा लता लहलहा गई, पड़ोसियों के हृदय में शूल
शूल मीन्स कांटे उठने लगे। जाड़े के दिन थे, कह रहे हैं कि जो महाजन थे वो लोग जो है कि क्या बोलते, थोड़ा नरम पड़ गए कि अब बेटा नौकरी पा गया, अब तो देवे करेंगे पैसा, तो ज़्यादा जिद नहीं करने लगे। लेकिन पड़ोसी कहाँ, पड़ोसी आपके दुख से दुखी तो होते हैं बट खुशी से खुश बिल्कुल नहीं होते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे। कह रहे हैं जाड़े का समय था, रात का, नमक के सिपाही जो है कि चौकीदार जो है वो शराब के नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी बस 6 महीने हुआ था और लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। और कह रहे हैं कि वो अपने इस थोड़े से ही समय में कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिए थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। और कह रहे हैं कि अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे उनकी कार्यकुशलता के कारण, अच्छे आचार के कारण। और नमक के दफ्तर से 1 मील पहले ही यमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद कर मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। और कहते हैं कि उनका जो क्वार्टर था वो जो है कि यमुना नदी के 1 मील पीछे था और वो आराम से सो रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल उनको सुनाई दिया। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। और जब नींद उनकी खुलती और जो आवाज़ सुनाई देती है तो वो समझते हैं कि इतना शोर सुनाई दे रहा है, इतनी रात गए जरूर कुछ गड़बड़ी है, इतना शोर है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। और कह रहे हैं जो उन्होंने तर्क लगाया जो है कि उसको भ्रम ने पुष्टि की कि नहीं आप सही सोच रहे हैं। उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रख लिया और बात ही बात में क्या किए, धीरे धीरे वो घोड़ा बढ़ाए और पुल की तरफ आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई दिखी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ी, और उनको दिखाई देता है कि गाड़ियों का एक काफिला पुल की तरफ जा रहा है। और डांट कर पूछते हैं किसकी गाड़ी है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपीदीन की। कहते हैं कौन पंडित अलोपीदीन? कहते हैं दातागंज के। थोड़ी देर सब लोग शांत रहते हैं लेकिन फिर बताते हैं कि पंडित अलोपीदीन की गाड़ी है। तो पूछते हैं कौन पंडित अलोपीदीन, तो ये कहते हैं दातागंज के वो लोग कहते हैं। मुंशी बंसीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। और कह रहे हैं कि लाखों रुपयों का ये लेन देन करते थे, प्रतिष्ठित जमींदार थे। और कह रहे हैं इधर छोटे से बड़े कौन उनको नहीं जानता था। ठीक है, जो उनके उधारी पे न जीते हों। व्यापार भी उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। और कह रहे हैं वो बहुत चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता। और कह रहे हैं कि बहुत चलते पुर्जे आदमी थे वो। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और हमेशा उनके यहाँ लोगों का तांता लगा रहता था, आना जाना और पार्टी ये सब चलती रहती थी। ठीक है।